अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हम कर रहे थे कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, रिवीजन नहीं क्लासिफिकेशन की। अब रिवीजन करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की, फिर आगे इंडिविजुअल ड्रग्स करेंगे। सो क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कोलिनोमाइमेटिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर मस्करेनिक और निकोटिनिक ड्रग्स थी, और मस्करेनिक जो थी हमारे पास उसको फर्दर हमने कोलिन एस्टर्स और एल्कलॉइड्स में किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब कोलिन एस्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? एसिटाइल कोलिन, बथेनिकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलिन। ठीक है, ये 4 ड्रग्स आती हैं। अब इसके अंदर ना, अब एक बात आप गौर कर लें कि मैंने ये मस्करेनिक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से लग रहा है कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। ठीक है, ये बात ठीक है कि मस्करेनिक पे एक्ट करती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो निकोटिनिक पर भी उनका एक्शन है, यानी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर। तो जो एसिटाइल कोलिन है, अब वो तो हमें पता है ना कि वो तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, तो उसका तो एक्शन दोनों रिसेप्टर्स पे है। तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन जो है ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे भी होता है, प्लस निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर भी होता है। इसी तरह कार्बाकोल कार्बाकोल का एक्शन भी दोनों रिसेप्टर्स पे होता है। अभी आप याद कैसे करेंगे? तो आप सिंपल AC याद रख लें। वैसे गर्मियों में AC भूलता भी नहीं है, तो A और C। सो A फॉर एसिटाइल कोलिन एंड C फॉर कार्बाकोल। तो ये दोनों जो ड्रग्स हैं AC वाली, ये दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स? मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। वेयर एज जो पीछे बचा बथेनिकोल और मेथाकोलिन, ये सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक पे एक्ट करती हैं। यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ नहीं भी अगर एक्शन हुआ भी निकोटिनिक पे तो बहुत कम होगा, मेन उनका एक्शन मस्करीनिक पर ही है। और एल्कलॉइड्स के अंदर मस्करीन आ जाती है और एक पाइलोकार्पिन आपने एल्कलॉइड्स में नहीं भूलना। और फिर उसके बाद निकोटिनिक वेरानिसिलीन था, और इनडायरेक्टली एक्टिंग को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, वो एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स थी। दीज आर ड्रग्स दैट इनहिबिट कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया था इंटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को आगे कहा था अल्कोहल हो सकती है लाइक एड्रोफोनियम, कार्बामेट्स हो सकते हैं लाइक फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन। और फिर आगे आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर क्या है? उसके अंदर है इकोथायोफेट, पैराथायोन एंड सेरिन। अब ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ना, ये ड्रग्स हैं, लेकिन हम क्लिनिकली इनको यूज़ नहीं करते। क्लिनिकली सिर्फ एक ड्रग यूज़ हो सकती है, दैट इज़ इकोथायोफेट। बाकी जो ड्रग्स हैं वो आप इंसानों को बचाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब मारने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी को मारना तो आप ऑर्गेनोफॉस्फेट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वॉर गैसेस भी इन्हें कहते हैं, नर्व गैस भी होती है, वॉर्स के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों में यूज़ होती हैं, लेकिन क्लिनिकली यूज़ नहीं होती। क्लिनिकली एक ही ड्रग यूज़ हो सकती है, वो भी इकोथायोफेट, और ये हो सकती है, होती नहीं है, मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं है। और कोई बहुत ही मजबूरी हो तो शायद ये ड्रग ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं, वरना ये ड्रग यूज़ नहीं होती। ये आपको इससे बता रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन आया था कि विच ऑर्गेनोफॉस्फेट कैन बी यूज़ क्लिनिकली, तो उसका आंसर फिर इकोथायोफेट था। तो ये हमने रिवीजन की। अब आगे हम इंडिविजुअल ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल ड्रग्स एक सीक्वेंस से करेंगे। सबसे पहले कोलिन एस्टर्स की बात करते हैं। कोलिन एस्टर्स में 4 ड्रग्स थी, एसिटाइल कोलिन, बथेनिकोल, कार्बाकोल और मेथाकोलिन। एसिटाइल कोलिन देखें तो ये भी एज सच क्लिनिकली हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है। ये बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और मस्करीनिक निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स पे इसका एक्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, बॉडी का एंजाइम, वो इसको फ़ौरन से ब्रेक कर देगा। एसिटाइल कोलिन आई सिनेप्टिक लेफ्ट में, उसका रिसेप्टर पे बाइंड किया, उसने अपना काम किया और फ़ौरन से एंजाइम ने उसको ब्रेक कर दिया। तो यही होगा ना। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा? ऑलमोस्ट 5 to 30 सेकेंड्स। यानी अब हम क्लिनिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते ना। अब हर पेशेंट को हम 30 सेकंड बाद तो मेडिसिन नहीं ना दे सकते, तो इसीलिए ये हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते, लेकिन बॉडी के अंदर ये खुद बनाई जाती है। फिर उसके बाद कार्बाकोल, मैंने आपको बताया A और C, और A वाली जो है वो दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी, और C वाली भी। तो C वाली कार्बाकोल, ये भी दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक। और फिर बथेनिकोल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बथेनिकोल जो है ये सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक पे इसका एक्शन होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, ऑब्वियसली 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन मैक्सिमम इसका जो एक्शन है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है वो थोड़ा बहुत इससे ना ये वो रेजिस्टेंट है, तो इसका एक्शन थोड़ा लंबा होता है, थोड़ी देर तक ये बॉडी में रहती है और काम करती है। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट कितना होता है हमारे पास? 30 मिनट्स to 2 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। फिर उसके अलावा ये ऑरली एक्टिव होती है। आप इसको मतलब इंसान मुंह से लेता है और फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। मेन बात ये कि इसका एक्शन जो है वो GIT में होता है। तो ये जो अभी आपको बातें बताई ना 2-3, पहले तो इसको याद करें। सबसे पहले कि ये मस्करेनिक पे एक्ट करेगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कितना है? 30 मिनट्स to 2 आवर्स। अब आगे इसके देखते हैं क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। क्लिनिकल यूजेस के लिए ना आप एक लाइन याद कर लें, बेथ मूव्स बाउल एंड ब्लैडर। ये लाइन आपने याद कर लेनी, बेथ मूव्स बाउल एंड ब्लैडर। इसका क्या मतलब है कि जो बथेनिकोल है उसका एक्शन सिर्फ और सिर्फ
बाउल पे होता है, ठीक है, जीआईटी पे होता है और ब्लैडर पे होता है, यानी यूरिनरी सिस्टम पे होता है। अब जब भी हमें मतलब बेसिकली कोलिनोमेमेटिक है ना, तो इसने क्या करना है, इसने मोटिलिटी को इन्हांस करना है जीआईटी की। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी मसल्स ही मूव नहीं करे जीआईटी के, वो जो हमने सारे पढ़े ना इंटेस्टाइन में और हर जगह लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, वो सारे मसल्स मूव ही नहीं करे, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बिल्कुल डिक्रीज़ होगी किसी भी रीज़न से। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव हो गया, एनेस्थीसिया की वजह से ऐसा हुआ है, न्यूरोजेनिक हो गया, किसी भी रीज़न से हो गया, तो हम ये ड्रग दे सकते हैं। तो आपने क्या कहना है इसके क्लिनिकल यूजेस में, नंबर 1 पोस्ट ऑपरेटिव एंड न्यूरोजेनिक आइलियस, ठीक है, आइलियस बेसिकली पैरालिसिस हो जाता है मसल्स और जीआईटी। तो पोस्ट ऑपरेटिव हो या न्यूरोजेनिक हो, जब भी मसल्स का इस तरह का मसला होगा तो हम ये ड्रग दे सकते हैं। फिर उसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, वो भी कि स्मूथ मसल्स की जब मोटिलिटी डिक्रीज़ करेगी तब हम ये ड्रग देंगे, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन। अब यूरिनरी रिटेंशन तो स्टोन की वजह से भी हो सकती है, क्या हम तब ये ड्रग देंगे? तो तब हम ये ड्रग नहीं देंगे, बल्कि तब ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, स्टोन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेथानिकोल के क्लिनिकल यूजेस कौन से हैं? हमारे पास 2 क्लिनिकल यूजेस हैं। नंबर 1 पोस्ट ऑपरेटिव एंड न्यूरोजेनिक आइलियस, नंबर 2 यूरिनरी रिटेंशन। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? बाउल एंड ब्लैडर, बी और बी, उससे आपको याद रहेगा, होप सो। फिर उसके बाद एक मिनट, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मेथाकोलिन, ये भी इतने को ख़ास यूज़ नहीं की जाती। मेन इसका एक्शन मस्क्रेनिक पे होता है, मैंने लिखा हुआ है मस्क्रेनिक पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू निकोटिनिक। फिर उसके अलावा ये यूज़ की ट्रीटमेंट में तो ऐसा हम नहीं यूज़ कर सकते, डायग्नोसिस में यूज़ की जा सकती है इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब है कि ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? लाइक एस्थमा में ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी ब्रोंकाई बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी भी एलर्जन से या कुछ। तो अगर हम ये ड्रग दें और बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रोंकोस्पेज़म हो जाए, तो मतलब इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसलिए मैं इतना उस पर एम्फोसाइज़ नहीं करी। अब ये पाइलोकार्पिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज़ करूँगी। पाइलोकार्पिन, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज़ एल्कलॉइड, ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग मस्क्रेनिक ड्रग है, एस्टर नहीं है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका सेम है बेथानिकोल जितना, कितना 30 मिनट्स से 2 आवर्स। आपने ना इनके यूजेस याद रखने, क्योंकि वाइवा में डायरेक्ट पूछते हैं, अच्छा बताएं बेथानिकोल का क्या यूज़ है, पाइलोकार्पिन का क्या यूज़ है, तो आपने यूजेस याद करना। पाइलोकार्पिन का, बेथानिकोल का मैंने आपको बताया, उसका यूज़ बेसिकली कहाँ हो रहा है? 2 सिस्टम्स में। उसका यूज़ हो रहा है जीआईटी में और यूरिनरी सिस्टम में। पाइलोकार्पिन का मेन यूज़ कहाँ हो रहा है? इसका यूज़ हो रहा है आइज़ में, माउथ में, इस तरह की जगहों पे हो रहा है। अब ये देखो, ये पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करा रहे हैं ना ये सिस्टम्स। तो जब भी किसी को ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सीवियर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गई है, उसकी सिक्रीशंस और स्लाइवा प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है, तो तब हम ये ड्रग दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे ग्लूकोमा के अंदर मैंने आपको बताया कि ग्लूकोमा के अंदर ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि ये लोग प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो हम ग्लूकोमा में ही प्रेफर करते हैं। बाकी ग्लूकोमा के लिए तो एक अलग पूरा लेक्चर होता है ना, तो इसलिए उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो इसके 2 ही आपने यूजेस याद करने हैं पाइलोकार्पिन के। कौन कौन से यूजेस हैं? नंबर 1 ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के अंदर तो ये ड्रग ऑफ चॉइस में भी आती है ग्लूकोमा। और नंबर 2 ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं कि मतलब ड्राई माउथ, और ये कब होता है? एक शोगरन सिंड्रोम होता है, ठीक है, शोगरन सिंड्रोम के अंदर ज़ीरोस्टोमिया होता है, तब हम पाइलोकार्पिन दे सकते हैं। तो ये पाइलोकार्पिन की